नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कौशल कुमार और ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली। जी हां दोस्तों, इसके साथ साथ यदि आप जीके और जीएस कवर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो हिस्ट्री के लिए आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके किसी भी एग्जाम, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका जीएस और जीके इससे बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अगर आप यूपीएससी की जर्नी में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ये वीडियो का हमारा पार्ट 11 होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका वीडियो का पार्ट 11 होने वाला है। तो ये आपका पार्ट है। तो इसके बाद आप अगर ये जानना चाहते हैं कि इससे पहले की हिस्ट्री क्या थी, आपने अगर वो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आने वाला है। हम दूसरी यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, जिसमें हम आपको वैदिक सभ्यता का परिचय दे चुके हैं। हमने आपको बताया कि वैदिक सभ्यता को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं, एक तो ऋग वैदिक काल और दूसरा हमारा उत्तर ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। जी हां दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। हमारा क्या ऋग वैदिक काल। जी हां दोस्तों, ऋग वैदिक काल को हमारा 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है इसको हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस समय भारत में हमारे आर्य लोग आए थे और इन्होंने एक नई सभ्यता वैदिक सभ्यता का प्रारंभन किया था। तो इसके बारे में कुछ जानकारी कि जो आर्य लोग आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, हमने बताया था। और आर्य खुद को श्रेष्ठ कहते थे। आर्य अपने आप को क्या कहते थे? श्रेष्ठ, क्योंकि आर्य का अर्थ ही श्रेष्ठ है या सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब उस समय के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा आर्य और अनार्य या फिर दासु। आर्य लोग, जो आर्य थे वो अपने आप को आर्य कहते थे और इनके अलावा जो लोग थे इनको ये अनार्य या दासु कहते थे, यानी कि इनके अलावा जो भी लोग थे इनको थोड़ा सा नीचा या छोटा समझते थे। दूसरी बात करें तो सबसे पहले जो ये आर्य लोग आए थे वो कहां पर आए थे? अफगानिस्तान के क्षेत्र में और पंजाब में, ठीक है ना। तो यहां पर आके ये बसे थे, ठीक है। आगे बात करें तो आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। आर्य लोग जो थे ना वो संस्कृत भाषा को बोलते थे, इसी में पठन पाठन की प्रक्रिया उनकी चलती थी, इसलिए वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे। ये जो आर्य समाज था, आर्य लोगों ने जो समाज का विकास किया, ये पितृसत्तात्मक था, यानी कि पुरुष प्रधान समाज था, ठीक है ना। और इस समय हालांकि ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं थी या स्त्रियों का अधिकार नहीं था। हाँ, बहुत सारे अधिकार इस समय स्त्रियों को थे। स्त्रियों की काफी अच्छी दशा भी यहां पर देखी जाती है और साथ में अगर स्त्री शिक्षा भी मौजूद थी। और प्रमुख विदुषी आप देख सकते हैं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, श्रद्धा, सिक्ता, अपाला, विश्वासा, ये हमारी उस समय की विदुषियां हैं जो बहुत फेमस विदुषियां थी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि उस समय पर केवल उच्च वर्ग की महिलाओं को ही शिक्षा का अधिकार था, जबकि जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उनकी स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, बहुत खराब स्थिति थी। साथ ही अगर देखें तो इस समय जो मनोरंजन के साधन थे, मनोरंजन के साधन में संगीत, मतलब संगीत प्ले करना और आपका नृत्य करना, डांसिंग वगैरह ये कला थी। और घुड़दौड़ और रथ दौड़ उस समय के ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। जैसे कि आज के टाइम में हमारे कई सारे मनोरंजन के साधन होते हैं खेलकूद में, वैसे ही वो लोग के पास भी हमारे होते थे। आर्य सभ्यता में या फिर हमारा वैदिक काल के अंदर सबसे प्रिय देवता, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? इंद्रदेव। जी हां, इंद्र देवता जी आर्यों के सबसे प्रिय देवता के अंदर आते हैं। और इनका सबसे प्रिय पशु कौन था? घोड़ा। ये घोड़े को बहुत महत्व दिया करते थे, जबकि मैंने बताया सिंधु घाटी के लोग युद्ध वगैरह में हाथी वगैरह को काफी महत्व देते थे। जैसे यहां पर क्या है, गाय को बहुत महत्व देते थे। गाय को आर्य सभ्यता के लोग बहुत महत्व, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। तो ये थोड़ा अंतर स्पष्ट करने में आ जाता है। चलिए आगे देखिए तो इन्होंने एक धातु की खोज करी थी, उस धातु का नाम था लोहा, जिसको ये लोग श्यामल अयस्क कहते थे। क्या कहते थे? श्यामल अयस्क, सॉरी श्याम अयस्क कहते थे।
गाय को न मारने जाने वाले पशु की श्रेणी में रख रखा था। और यदि किसी ने गाय माता की हत्या कर दी ना, गौ माता की, तो फिर या तो उसको मृत्युदंड होता था या फिर उसको देश निकाला, क्योंकि गाय बहुत ही पवित्र पशुओं के अंतर्गत आता था, आज भी आता है और है भी, उनके पीछे फैक्ट है। चलिए, गाय माता का आप दूध पीजिए, जितना मतलब मां के बाद अगर किसी का सबसे पौष्टिक आहार में दूध बताते हैं ना, तो वो दूध गाय माता का है। तो आप समझिए ऐसे पशु की पूजा ही करी जाएगी ना यार। चलिए, दूसरा अगर देखें शिल्प उद्योग में देखेंगे तो रथ उद्योग, आपका मृदभान उद्योग और आपका रस्सी उद्योग उस समय पर बहुत फेमस थे। अगर यहां पर देखोगे तो एक तो व्यापार बहुत सीमित था और साथ ही वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है दोस्तों? जब वस्तु के बदले में वस्तु खरीदी और बेची जाती है ना, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। फॉर एग्जांपल, आपकी गली में देखा होगा आपने कि कोई कप वाला आ जाता है या कप प्लेट वगैरह लेके आ जाते हैं ना, तो आप लोग जूते या कपड़े वगैरह देकर उनसे काफी सारे बर्तन वगैरह सामान वगैरह खरीद लेते होंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और दूसरा, यहां पर सूदखोरी भी मौजूद थी। सूदखोरी मतलब ब्याज पर पैसा उठाया जाता था वर्तमान समय की तरह, और जो धन्ना सेठ होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो ब्याज वगैरह के पैसा मतलब लेते भी थे और ये प्रचलन में थी सारी की सारी कथाएं। आगे देखें तो हिमालय पर्वत के मुजम्बत पहाड़ी पर एक सोम नाम का पेड़ था। इससे आर्य लोग सोम रस की प्राप्ति करते थे। सोम रस समझ रहे हो ना, वही मदिरा वाला। जी हां। आगे अगर देखें तो आर्य लोग मरुस्थल से परिचित थे। जी हां, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मरुस्थल से परिचित थे और मरुस्थल को ये लोग धन्व कहते थे। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। यहां पर बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था, जबकि सिंधु घाटी में प्रचलन में था। ऐसा बार बार मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि पीसीएस जैसे एग्जाम में या यूपीएससी में सवाल आ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता की तुलना करने के लिए। चलिए आगे देखें तो विधवा स्त्री दिवंगत पति से विवाह कर सकती थी। ये दिवंगत पति के भाई से, जी हां, उसके भाई से, यानी कि देवर से। दिवंगत का मतलब होता है जो स्वर्ग लोक में चले गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मरे हुए पति का जो छोटा भाई होता था ना, उससे विवाह कर सकती थी, यानी कि देवर से स्त्री विवाह कर सकती थी। आप देख रहे हो पुनर्विवाह की भी प्रथा उस समय पर थी कि मतलब छूट दे रखी थी कि आप पुनर्विवाह कर सकते हो। साथ ही अगर आप देखोगे तो ऋग्वेद में एक युद्ध की चर्चा की गई है जिसको 10 राजन युद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? 10 राजन युद्ध, क्योंकि ये 10 राजाओं के मध्य हुआ था और इसमें जो जीते थे वो कौन थे? राजा भरत इसमें जीते थे। जी हां। आगे देखिए तो वो 10 राजा कौन थे? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और ये द्रहमु, अलीने, पाठक, बहलन, शिवा और आपका विष्णिन। ये हमारे 10 राजा थे। उस समय पर 2 समितियां हुआ करती थी, जिन समितियों, एक समिति का नाम तो था सभा और एक का नाम था समिति, और ये पूरे के पूरे राज्य की कार्यवाही संभाला करती थी। ये राज्य और समिति का मतलब क्या? अरे जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, वैसे ही उस समय पर 2 सभाएं हुआ करती थी, एक तो सभा और एक आपका समिति। ये 2 कार्य करने वाली समितियां थीं जो पूरे के पूरे राज्य का कार्यभार संभालती थी। आगे देखिएगा जरा फास्ट, यहां पर वायुदेव और आपका पृथ्वी, अग्नि यानी कि धरती माता की भी, अग्नि की भी, वर्षा की भी, बिजली को क्या बोलते हैं? वज्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वज्र भी कहते हैं। तो इनकी पूजा होती थी, ध्यान रखिएगा। युद्ध में कबीले की रक्षा कौन करता था? राजा करता था, क्योंकि उसी का दायित्व है। तो और राजा अपनी सीमा के भीतर आने वाले जितने भी लोग थे उन सभी की रक्षा करने का जिम्मेदारी राजा के पास थी। तो इस प्रकार से ये हमारा ऋग्वैदिक काल की पूरी तरीके से सारी विशेषताएं हैं। आई होप आपको ऋग्वैदिक काल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी को यार वीडियो को लाइक करो यार, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज कर ले, सपोर्ट करें हमको। हम आपको काफी सारी चीजें अद्भुत जानकारियों के साथ प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।